हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को थियरी 1 का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा, उस वीडियो में ओनली ऑन मैथ्स का क्वेश्चन था, जिसमें कि आप लोगों को मैं पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन के साथ बताया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 120 तक इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को भी लास्ट तक सीन करें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात और भी कहनी है कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में आप लोग इतना प्यार दिया, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में आप लोगों का 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियों नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो आप लोगों का राइट आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप लोगों का फरवरी में नहीं हुआ था, मई में नहीं हुआ था, अब नवंबर में नहीं हुआ था। अब हुआ कब था, आप लोगों का हुआ था मार्च में। कब हुआ था, मार्च में। कितने मार्च को, 4 मार्च 1918। ठीक है, 4 मार्च 1918 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें सही चुनने बोला है। इसमें आप लोगों का बुक का नाम है और आप लोगों का कौन सा बुक किसने लिखा है वह है इसमें। ठीक है, 63 में। तो आप लोगों का राइट आंसर हो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उराव। उराव जनजाति जो था वह कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, CR दास, चितरंजन दास। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहा था, चितरंजन दास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें गलत पूछ रहा है। देखते हैं इसमें कौन सा गलत है आप लोगों का। राइट आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का उपयुक्त में से एक से अधिक। ए भी गलत है आप लोगों का और सी भी गलत है आप लोगों का। सिर्फ ये यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी ने लिखा था, ये सही है। ठीक है, और ये दोनों जो है आप लोगों का गलत है, ए और सी। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आप लोगों का 1938 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो किसके अध्यक्षता में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो राइट आंसर इज बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68। इस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 68। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69।
क्वेश्चन नंबर 69 है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरुणा अशरफ अली। अरुणा अशरफ अली, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आप लोगों का, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुणे में। कहाँ पे की थी? पुणे में की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 71 पे, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को यमुना काजी भी सही है, राहुल सही है, आप लोगों को सहजानंद सरस्वती भी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी इज राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तीनों के तीनों सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये किसने कहा था आप लोगों का? यूरोज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, सूची 1 में नारों का नाम है और सूची 2 में राजनेता या संबंधित राजनीतिक दल का नाम है। ठीक है, तो सूची 1 को यहाँ से सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कुट भी हमको दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं? हाँ, अब ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। गरीबी हटाओ ये किसने कहा था? इंदिरा कांग्रेस ने कहा था गरीबी हटाओ। ठीक है, यानी कि ए का 2। अब देख लेते हैं ए का 2 किसमें किसमें, ए का 2 इसमें भी है, ए का 2 इसमें भी है, यानी कि ए और बी, यानी कि सी तो पहले गलत हो गया। अब देखते हैं ये बी का। ठीक है, बी लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ किसने कहा था? जनता दल ने कहा था, यानी कि बी का 3। बी का 3 किसमें है? बी का 3 ये वाला, यानी कि बी नंबर। देख लेते हैं अब सी का देख लेते हैं, जोतने वालों को भूमि, तो ये कहा था वाम मोर्चा ने कहा था, यानी कि सी का 1। तो सी का 1 ये भी सही है, यानी कि बी इज राइट आंसर। ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देख लेते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक कौन कौन सा सही है। ग्रेट ब्रिटेन का समस्यावादी दल, ये भी सही हो जाएगा, ए भी सही। पूर्व के लोगों का सम्मेलन, ये भी सही है। और दी कॉमिंटन, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि आपका तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा राजस्व में कमी, बेकार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चरने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतियारी का प्रवेश खोलना। तो सी भी सही है, यानी कि आप लोगों को इसमें तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज राइट आंसर। 76 का क्या हो जाएगा? डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, मॉन्टेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे।
क्वेश्चन नंबर 78 में है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका राइट आंसर इज सी हो जाएगा, विस्तारित खेत की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षित रक्षित, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? यानी कि ये किस संस्था का आदर्श वाक्य है? तो इसका राइट आंसर इज ए इज राइट आंसर। अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ठीक है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, राइट आंसर इज ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, बरदौली सत्याग्रह गुजरात। बरदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 में है आप लोगों का, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वह चेक करना है। इसमें मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, यह भी सही है आप लोगों का। मंदी में भारतीय खेतीहारों किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, यह भी सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकत्रित हो गई थी, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों के तीनों सही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो किस वर्ष निर्मित हुई थी? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1992 में निर्मित हुई थी। कितने में हुई थी? 1992, यानी कि 1992 में, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में एंग्स मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी, ठीक है, यानी कि पीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो कितने परसेंट का अंशदान था? राइट आंसर इज 32, ए इज राइट आंसर, ठीक है, 32% का। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, क्या इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ, इसमें सही उत्तर चुनना है सूची 1 और सूची 2 में, ठीक है। तो सूची 1 में है, भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम है, अधिनियमों से संबंधित वर्ष है इधर दिया हुआ, ठीक है, सूची 2 में। तो सबसे पहले क्या है, विशेष विवाह अधिनियम कब हुआ था? 1954 में, ठीक है, ए का 2 हो गया। अब दहेज निषेध अधिनियम कब हुआ था? 1961 में, ये हो जाएगा बी का 4, ठीक है। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये हुआ था 1976 में, सी का 1 हो जाएगा। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधि ये हो जाएगा आपका 1986 में, और डी का 3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ए का 2, बी का 4, सी का 1, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं कूट में होगा। अब यहाँ देख लेते हैं कूट को, ए का 2 ए में ही आपको मिल रहा है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ठीक है। तो ए इज करेक्ट आंसर, ए वाला ही सही है, ठीक है। अब बाकी बात सब में अलग अलग है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85 में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु
संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 में पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने लिखी। राइट आंसर इज ए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका कौन कौन सा आंसर हो जाएगा? व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, ये हो जाएगा, और देश की एकता एवं अखंडता, ये भी सही हो जाएगा, और नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ए और बी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 में इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एन.वी. रमना ने कही थी। ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूमि क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? इसमें क्या बोला है? नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, यानी कि फास्फोरस चक्र नहीं है। ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 में निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? स्वपोषी, ए सही हो जाएगा, कुछ जीवाणु, ये सही हो जाएगा, आपका जंतु नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ए और बी सही है, तो डी इज राइट आंसर, एक से अधिक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर है और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा? परावैंगिक विकर्ण। ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जो कि परावैंगिक किरण के पास क्या होती है? उच्च ऊर्जा स्तर होती है और सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। जैविक आवर्धन, ए इज राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में मेथेमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट, ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 में खनिज तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। एक दिशिक होता है, बहुदिशिक नहीं होता है, त्रिदिशिक नहीं होता है, एक दिशिक होता है। बी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में।
96 में निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? राइट आंसर इज उपयुक्त में से एक से अधिक। अब कौन कौन सा हो जाएगा? जंतु और पादप। आपका सूक्ष्म जीव नहीं होगा, ठीक है, जंतु और पादप हो जाएगा। ए और बी सही आंसर, यानी कि डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन 97 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लेडफिल से उत्पन्न होती है? लेडफिल से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, बी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला की प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में पूछ रहा है कौन सा आहार श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला क्या हो जाएगा? पादप, फिर हिरन, फिर शेर, यानी कि शेर हिरन को खाता है, हिरन घास खाता है, ठीक है। ए इज राइट आंसर, पादप, हिरन, शेर, तो ए इज राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, डी वाला सही हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सा होगा? अब पहला जीवाणु हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा मृतजीवी, ये दो हो जाएगा, और परजीवी नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। ऊर्जा में स्रोतों जो कार्बन उत्सर्जन में विरोध नहीं करते हैं में शामिल है। क्या शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका एक से अधिक हो जाएगा, तो एक से अधिक में कौन कौन हो जाएगा? सौर सेल हो जाएगा, ठीक है, पवन चक्की हो जाएगा, ठीक है, हाँ, विकिय ऊर्जा संयंत्र नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएगा आपका, ए और बी, ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, 101 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं, यानी कि इसमें कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%, ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। क्वेश्चन नंबर 103, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो किसके नेतृत्व में मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो क्या मौजूद होते हैं? तो स्वपोषी, ए इज राइट आंसर, स्वपोषी, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होता है, तृतीय उपभोक्ता नहीं होता है, स्वपोषी होता है, ठीक है, ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है, जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 5, 8, 6, 9, ठीक है। अब इसको आरोही क्रम में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगा, उसके बाद उससे बड़ी आएगी, उसके बाद उससे बड़ी आएगी, उसके बाद सबसे बड़ी आएगी, लास्ट में जो आएगी, ठीक है। ये हो गया आरोही क्रम आपका। तो अब यहाँ पे देखना ये भिन्न में है, तो अब भिन्न को हम किस तरह से आरोही क्रम में ये करना है। तो इसका आसान ट्रिक है, आप लोग सबसे पहले ये जो इसका बेस है इसको समान करते हैं, ठीक है। इसको जो इसका एलसीएम लेना है 18, 36, 45 और 60 का एलसीएम मैं ले लिया हूँ, 180 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने का भी बहुत आसान ट्रिक है, आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में मैं हर तरह का ट्रिक बताता हूँ, किस तरह से एलसीएम लिया जाता है और किस तरह से मतलब गुना भाग आसानी तरीके से किया जाता है। तो अभी मैं इस पे चलता हूँ। तो इसका एलसीएम 180 हो गया। अब इसका एलसीएम 180 हो गया है, अब इसको हम बेस को समान करते हैं, ठीक है। अब 18 को कितना से गुना करेंगे जो 180 हो जाएगा? तो इसको 10 से गुना करेंगे, तो 13 को भी 10 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर में भी।
ऊपर में भी सेम संख्या को गुना करना। 13 से 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 36 को कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 29 को भी 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 145 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना है, 45 को कितना से गुना करेंगे जो 180 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 41 को भी 4 से गुना करेंगे, ठीक है। 41 को अगर 4 से गुना कर रहे हैं तो 164 आ रहा है, ठीक। उसके बाद ये 60 को कितना से गुना करेंगे जो 180 आएगा, 3 से गुना करेंगे। तो 51 को भी 3 से गुना करना है। 51 को अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा, 153, कितना आएगा, 153, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 130 आया पहले का, दूसरे का 145 आया, तीसरे का 164 आया और चौथे का 153 आया, ठीक है। अब इसमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा इसमें 130 है। 130 किसका आया था, 13/18 का आया था। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 13/18। उसके बाद देख लेते हैं इससे बड़ा कौन है। इससे बड़ा 145 है तो 29 का आया था, 29/136 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इससे बड़ा देख लेते हैं 145 से बड़ा कौन है, 153। 153 किसका आया था, 51/60 का, 51/60 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में आपका 41/45 हो जाएगा लास्ट में, 41/45, क्योंकि इसका 164 आया था, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या है। तो देख लेते हैं पहले में 13 आया था, 29 आया था, 51, 41, 13, 29, 51, 41, ठीक है। अब देखते हैं किसमें है, 13, 29, 51, 41, यानी कि ए का जो ऑप्शन आपका ए जो है वह राइट आंसर है, ठीक है। और इसमें क्या है, 13, 51, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में आपका यहाँ पे है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। तो इसमें वर्ग, इसमें गिनना है कितना वर्ग है। तो आप लोग अगर इस तरह से वर्ग गिनेंगे 1 2 3 4, तो इसमें आप लोगों को गलती हो जाएगा, प्लस में कन्फ्यूज़न भी रहता है कि इसको काउंटिंग किए या फिर इसको काउंटिंग नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे वर्ग में दोनों साइड को देख लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको। तो इसमें 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि दोनों साइड सेम घर है, यानी कि सेम कॉलम है, ठीक है। 4 कॉलम दोनों साइड। अब क्या करना है, 4 कॉलम है तो इसको 1 पे स्क्वायर कर देना है, 2 पे स्क्वायर कर देना है, प्लस 3 पे स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इसको जोड़ देंगे सबको। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 16 4 20, ठीक है। 16 4 20 और 9 1 10, 20 10 30 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 स्क्वायर होगा इसमें, ठीक है। अब उस तरह से अगर हम गिनना चाहते हैं तो इसमें आधा घंटा लग जाएगा, गिनती पूरा नहीं होगा, लगेगा ये वाला छूट गया है तो ये वाला छूट गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, एक व्यक्ति अंडों के इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरा भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरेगी। तो इसमें क्वेश्चन में पहले आप जान लिए पूछ क्या रहा है कि मतलब 1/4 भाग कितने दिन में भरेगी, जो कि 24 दिन में टोकरी भर जाती है, ठीक है, अंडे से। तो सबसे पहले इसमें समझ लेना है कि जो अंडा है किस तरह से रखा जा रहा है। जैसे अगर टोकरी में 2 अंडा है तो कल को कितने अंडे हो जाएंगे, 4 अंडे हो जाएंगे। अगर 4 अंडे है तो इस अगले दिन आपके पास 8 अंडे हो जाएंगे उस टोकरी में। इस तरह से रखा जा रहा है। अगर मान लीजिए 8 अंडे हैं आपके पास आज, तो आज पिछले दिन आपके पास कितने अंडे थे, 4 अंडे थे। अगर 4 अंडे आज है तो उससे पिछले दिन 2 अंडे थे। तो अब यहाँ पे ये समझा दिया। अब उसके बाद चलना है क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला है 24 दिन में आपका पूरा टोकरी भर जाता है, ठीक है। 24 दिन में मान लेते हैं 100 अंडा, ठीक है। अब 100 का 1/4 कितना होता है, 100 का 1/4 निकालेंगे तो मेरा 25 हो जाता है। 25 टके 100, 1/4 25 होता है, तो ठीक है। यानी कि किस दिन 25 अंडे पूरे होते हैं वह देखना है यहाँ पे। तो मेरा 28 दिन में कितना अंडा होगा, 28वां दिन कितना अंडा हो जाएगा आपका, यानी कि 50 हो जाएगा,
क्योंकि अब देख रहे हैं इसका आधा हो जाएगा और यहाँ अगले दिन 100 हो जाएगा। इससे पहले आपको समझाया था एग्जाम्पल देके, अगर 2 अंडा है तो 4 हो जाएगा। जैसे अगर 28वां दिन 50 अंडा है तो इसके पास 24वां दिन 100 अंडा हो जाएगा, यानी कि टोकरी भर जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं 22वां दिन इसके पास कितना अंडा हो जाएगा, 25 अंडा हो जाएगा, क्योंकि 25 का 2 गुना 50 और 50 का आधा 25, तो इसका 22वां दिन कितना अंडा हो जाएगा, 25 अंडा। और 100 का चौथाई कितना होता है, 25 होता है। 100 गुना 1/4, 25 चौके 100, यानी कि 100 का चौथाई भाग कितना होता है, 25 अंडा, यानी कि 22वां दिन में 25 अंडा होता है और 22वां दिन में इसका 1/4 भाग भर जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 22 हो जाएगा, सी नंबर में है, 22 इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। क्वेश्चन नंबर 108, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होगी। ठीक है, जैसे दो संख्या है जिसमें एक संख्या में 2% की कमी करेंगे और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि करेंगे तो वह बराबर हो जाएगा दोनों संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या है वह निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप लोग 2% की कमी की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 98/100 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 100 में 2% कमी की गई है। अब जहाँ पे 10% की वृद्धि की बात की जाएगी तो यहाँ पे 110/100 हो जाएगा, यानी कि 10% की वृद्धि की गई है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन पे, ये मैं समझाया अभी फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है अपना 4 से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लेते हैं। बड़ी संख्या मान लीजिए x। ठीक है, और इसमें कितना परसेंट की कमी की गई है, 2% की, यानी कि 98/100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी संख्या, यानी कि छोटी संख्या। छोटी संख्या हो जाएगा 480 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और इसमें 10% की वृद्धि की गई, यानी कि 110/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यह देखना है कि इसका जो बेस है ये दोनों बराबर, ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, 98x बचा। ठीक है, 98x बराबर 480 माइनस 1। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्रैकेट में है तो ये दोनों से गुना होगा, तो सबसे पहले 480 गुना 110 कर लेते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस में है, माइनस x, तो यहाँ पे माइनस x नहीं, माइनस 110x, क्योंकि हमको इससे गुना करना है। ठीक है, इसको इससे गुना करना है, तो माइनस 110x हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जो माइनस है इसको इस साइड ला देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 98 प्लस 110 तो हो जाएगा ये 208x हो जाएगा। ठीक है, 208x बराबर कितना हो जाएगा, 480 गुना 110। अब इसको हटाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो 208 है इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको कटाते हैं 16 से। ठीक है, 16 से कटाएंगे तो ये 13 में कट जाएगा 208। अब इसको कटाते हैं 16 48। ठीक है, 16 48 यानी कि 30। अब यहाँ पे कितना बचा, 30 गुना 110/13। ठीक है, कितना बचाता है, x बराबर बचाता है, x बराबर 30 गुना 110/13। ठीक, अब इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 11 तिया 33, 33 पे 00/13 हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा है आपको 3300, ये बी नंबर। ठीक है, बी इज राइट आंसर, ये बी वाला सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, परिमिति अनुक्रम 486, 324, 216, 114 डैश में अगली संख्या, यानी कि इससे अगला संख्या कौन सा होगा वो यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या कि सबसे पहले बड़ा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा है, यानी कि इसमें जोड़ तो किया नहीं होगा, घटाया हो सकता है, भाग किया हो, गुना तो किया नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जोड़ नहीं किया होगा, या फिर ये घटाया होगा या फिर ये भाग किया होगा। ठीक है, तो इसमें ठीक है, सबसे पहले उस पर लेके चलते हैं, उसके बाद हम अगर उससे नहीं बनता है तो दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 486 को डिवाइड करेंगे 324 से तो अप्रॉक्स 1.5 आता है। ठीक है, कितना, 1.5 आता है अप्रॉक्स। ठीक, अब इसको 324 को 216 से भाग करेंगे। ठीक है, 324 को 216 से भाग करेंगे तो अप्रॉक्स 1.5 आता है। अब 216 को 144 से भाग करेंगे। ठीक है, इसका भी अप्रॉक्स 1.5 आता है। अब देखना अगला संख्या लाने के लिए 144 को हम क्या करेंगे,
1.5 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1.5 से आपका आ रहा था अप्रॉक्स, तो 1.5 से भाग कर देंगे। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो यहाँ गुना 0 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पे कटाएंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। इसको कटाएंगे 3 से, 4 तिया 12, 2 बच गया, ठीक है, 24, 8 तिया 24, ठीक है, 48 दूनी 96, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96। ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे 96, जो संख्या अगली संख्या होगी 96 होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि इस जगह पर कौन सी संख्या भरनी है वह यहाँ पे ये करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज आप देख रहे हैं, कोई भी एक सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि ये बड़ा है तो ये छोटा है, उसके बाद फिर ये बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, यानी कि बीच में ये है। तो सबसे पहले इसमें एक इसका जो पिछले वाले में मैंने ट्रिक को इस्तेमाल किया था, उसी ट्रिक को इस वाले में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम 900 को 360 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम 900 को 360 से डिवाइड करेंगे तो इसका पूरा 2.5 आता है। कितना आता है? 2.5, ठीक। उसके बाद 360 को हम 180 से डिवाइड करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि इसमें कुछ सीक्वेंस दिख रहा है, इसमें 0.5 जो है कम होता जा रहा है धीरे धीरे। अब हम इसको ये देख रहे हैं, अगर हम इसमें 0.5 कम कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम 180, इसके बाद यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, इसको छोड़ देते हैं अभी हम फिलहाल। और यहाँ पे 0.5 कम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1.5 आना चाहिए। उसके बाद इससे कितना कम करेंगे? जो 1 इससे, ठीक है, ये आ जाएगा 1 पे आ जाएगा, यानी कि 0.5 इसमें कम करेंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क में डिवाइड करेंगे 120 से, तो कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। और इसका 0.5 आना चाहिए। अब हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 240 गुना 0.5 कर रहे हैं तो मेरा 120 आएगा। यानी कि अगर 0.5 इससे गुना कर रहे हैं तो 120 आएगा। अगर इससे बाद 0.5 बढ़ा के इससे गुना कर रहे हैं तो उसमें जो संख्या है वो आ जाएगी। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो 5 0 0 5 20 को 0 असील दो, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। अब ये एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो ये हट जाएगा, तो 120 आ गया। अब उसके बाद 240 में 0.5 को गुना किए तो 120 आया, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये वाला संख्या आ गई, 120 आ गई ये वाली संख्या। अब 120 में 0, अब पहले कितना से गुना किए थे? 0.5 से। अब फिर 0.5 इसमें बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कितने से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे, ठीक है। 120 में 1 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इस वाले पे 120 मेरा आना चाहिए, ठीक है। अभी हम 120 नहीं मान रहे हैं, आप लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब 120 में अब जो 1 था, 1 से गुना किया था, उसके बाद 1.5 0.5 बढ़ा दिया तो 1.5, तो 120 में 1.5 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वाले संख्या को हम 120 माने हैं। तो 120 में 1.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये कितना? 15 0 0, 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3, 15 का 15 3 18, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। अब एक अंक के बाद ये पॉइंट है तो ये पॉइंट लगेगा तो ये 0 हट जाएगा, तो 180 आ गया। यानी कि ये सीक्वेंस मेरा सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा? 120 हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। अगर सीक्वेंस समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को एक ट्रिक और भी आप लोगों को शॉर्ट में बता दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में है, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा पद होगा वह आप लोगों को ढूंढना है। तो वह आप लोग किस तरह से ढूंढेंगे? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि आपके पास जो इसके थ्रू इसको निकालना है, तो हमको इसके थ्रू इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको निकालते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे एक चीज़ पहले ये देख ले क्या कि इसमें कितना अंक है, इसमें कितना अंक है, ठीक है। इसमें अगर 5 है, इसमें 5 है, तो दोनों ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बी का जो नंबर है वो कितना है? 2 है बी का नंबर, ठीक है। अगर बी का नंबर 2 है और जी का नंबर कितना है? 7 है, ठीक, 7 है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रही है कि ये 5, यहाँ से बी 5 बढ़ रहा है, तभी ये यहाँ पे जी में 7 हो रहा है, ठीक है। 5 2 7 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एम को देखते हैं, एम का कितना है? एम का हो जाएगा आपका 13, ठीक है। एम का कितना हो जाएगा? 13।
13 हो जाएगा। उसके बाद इसमें अगर 5 प्लस की तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 में आर आ जाता है आपका, ये सही है। अब देखते हैं डी, डी का कितना है 4, 4 में अब 5 प्लस कर दिए 9, 9 में आई आ जाता है, ये ठीक है। यानी कि ये पूरा कोडिंग इस तरह है क्या कि हर एक में 5 प्लस किया है तो अगला में ये आया है, ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं यहाँ पे एफ कितना नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे, 6 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 नंबर पे कौन है, के है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान दें, कहीं पे भी आपको शुरू में के नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ऑप्शन में के दिख रहा है बी वाला में, तो मेरा बी होगा, लेकिन आपको चेक करना है क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन और है, उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आई में आई की जगह पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। आई हमारा आई हो जाएगा 9, 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 5 14, ठीक है। 14 का एन हो जाएगा, ठीक, के एन। और सी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सी 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में कौन हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो मिल रहा है। अब वाई देख लेते हैं, ठीक है। अब टी का कितना होता है, टी का 20 होता है, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 में वाई आ जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। और आई का तो वही होगा, एन होगा, ठीक है। जो यहाँ पे सेकंड में आई था वही एन हो जाएगा। अब ओ का देख लेते हैं, ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है, तो 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का हो जाएगा टी, ये हो जाएगा। और एन का हो जाता है तुम्हारा 14, 14 में 5 जोड़ेंगे, 14 5 19, तो एस हो जाएगा 19 में, ठीक है। तो आप लोगों का बी सही है आंसर, आंसर नंबर बी इज राइट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं, ठीक है। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं। तो प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं, तो चलो इसको भी समझते हैं, ठीक है। पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लें प्रयागराज, ठीक है, पी आर जे लिख देते हैं, ठीक है, प्रयागराज को। पटना PATN पटना, और यहाँ कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। अब क्या बोल रहा है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है। प्रयागराज से कितना है 5 मार्ग है, 1 2 3 4 5 मार्ग है, ठीक है। और पटना जाने से और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के, ठीक है। पटना से कोलकाता के लिए 4 मार्ग है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पटना होते हुए प्रयागराज से, यहाँ से पटना होते हुए कोलकाता जाने का कितना रास्ता होगा, यानी कि पटना यहाँ से प्रयागराज से पटना 5 है, यानी कि कितना रास्ता होगा, संभव रास्ता कितना हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ये 5 रास्ता है, इस 5 रास्ते को और ये 4 रास्ता जो यहाँ से पटना से कोलकाता है, इसको इन दोनों को गुना कर देना है, 5 चौके 20 हो जाएगा। आपका कितना रास्ता हो जाएगा 20 रास्ता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में हर वृत्त दीर्घवृत्त है, सही है। ऑप्शन नंबर बी में कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में हर वर्ग आयत है, ये सही है, सभी वर्ग आयत होता ही है, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि ए और सी सही है, ठीक है, ए और सी ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अब 114 सबसे आसान है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग पहले आराम से क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि CODE है, ठीक है, कोड का जो शब्द को इतना के रूप में कोडित किया गया है, और STEP को इतना के रूप में कोडित किया गया है, फिर SPOTE को किस रूप में कोडित किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ देख लेना है हमारे पास कितना संख्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना है, अगर हम C को 15 मान रहे हैं और O को 16 मान रहे हैं और D को 19 मान रहे हैं, E को 91 मान रहे हैं, तो ये मतलब दाही में है सब कोई, ठीक है। चलते हैं, यानी कि इसका मैचिंग हो गया। अब इसको देख लेते हैं, S को 18 मान रहे हैं, T को 76 मान रहे हैं और E को 91 मान रहा है और P को 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि SPOT को क्या लिखेगा, SPOTE को। तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, S का क्या लिखा है यहाँ पे 18, सबका दाई है, यानी कि
हर एक वर्ड का 2 अंक है, ठीक है। तो एस का हो जाएगा 18, तो सब में 18 है। पी का हो जाएगा तुम्हारा, पी का देख लो यहाँ पे, पी यहाँ लास्ट में है तो ये है 22 22, ठीक है। 18 22। अब ओ का देख लेते हैं, ओ का कितना है यहाँ पे सेकंड में 16, ठीक है। अब टी का देख लेते हैं, टी का सेकंड में यहाँ पे 76 76। अब देखते हैं कहीं भी मिल रहा है 18 22 16 76, 18 22 76, ये तो नहीं होगा। 18 22 16 76 91, ठीक है। ई का देख लेते हैं, ई का 91, यहाँ देख रहे हैं ई का 91, तो यानी कि बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया ना इसका, यानी कि इसका कोडिंग करके यहाँ पे लिखा है, इसका कोडिंग करके यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग इसी में से जो इसका वर्ड है इसी में से ढूंढ के इसका कोडिंग जो किया हुआ है, जैसे यहाँ पे एस है पहला अक्षर, तो यहाँ पे भी एस है, तो एस का कोडिंग कितना किया हुआ, 18 किया हुआ है, तो 18 लिख लेना है, कुछ इस तरह से करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में, सॉरी ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 में है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ये समझ लें क्या कि वृत्त का जो त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त का त्रिज्या है उसके बराबर वर्ग का जो भुजा होगा वही होगा, जो आपका वृत्त का त्रिज्या होगा वही आपका वर्ग का भुजा होगा, यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 40 पाई स्क्वायर, ठीक है, 40 पाई स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आर निकालते हैं, यहाँ से आर निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर को कितना दिया हुआ है, 40 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों पाई पाई है, इस साइड ये पाई और यहाँ से एक पाई कट जाएगा तो एक पाई बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 40 पाई, ठीक है। अब जहाँ पे आर बराबर अंडर रूट 40 पाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बोला है निकालने के लिए, बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो भुजा स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ पे ए का कितना निकला था, ए स्क्वायर, यानी कि वो पहले क्या बताए थे हम, इसका जो त्रिज्या होगा मतलब उसका जो आर निकलेगा, आर मेरा कितना निकला था, आर निकला था मेरा अंडर रूट 40 पाए, तो यही निकला था ना आर, तो इसका आर जो निकलेगा वही इसका भुजा होगा, यानी कि वह उसका साइड होगा, ठीक है, यानी कि आर बराबर ए होगा। अब यहाँ पे ए की जगह पे रखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा साइड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकला था, अंडर रूट 40 पाई निकला था गुना अंडर रूट 40 पाई, ठीक है। अब जब ये गुना हो गया तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 40 पाई गुना 40 पाई, दोनों सेम सेम है ना, तो इसको अंदर में डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से दो में से एक बाहर निकल जाएगा, और जैसे कि आपका होता है स्क्वायर में, ठीक है, तो यहाँ पे एक बाहर निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 40 पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 पाई, ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। क्वेश्चन नंबर 116 में है, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। अब जो ये भिन्न है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़, इसमें से कौन सा एक शब्द है जो कि भिन्न है उसको चुनना है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसमें इसका ऑफिशियल आंसर है वह है पुस्तक, ठीक है। इसमें आप लोगों को कमेंट में यह बताना है कि पुस्तक को क्यों अलग किया गया इस चीज़ से, ठीक है, ये आप लोग के लिए रहा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए का मान 1, डी का मान 2, पी का मान 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखना है ए का मान कितना रखा गया है, 1 रखा गया है, डी का मान कितना रखा गया है, 2 रखा गया है, पी का मान कितना रखा गया है, 4 रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे यह चीज़ ध्यान देना है कि ए का मान तो 1 ही होता है तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डी का मान कितना होता है, 4 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, जो 4 होगा, अब यहाँ पे देखना है, तो ये 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, 16, यानी कि पी का मान निकल जाता है,
ठीक है। अब हम एक को स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, ये ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि अब इसके जगह पे जैसे हम यहाँ पे रखें, अब यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 को दर्शाता है, 3 किसको दर्शाता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 तिया 9 हो जाता है, तो ये किसको दर्शाएगा, 9 किसका है, आई का है 9, ठीक है। बी, आई इज राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है। दो संख्याएं 21 10 के अनुपात में है, यदि उनका मौसो 11 है तो संख्या का योग है। तो संख्या का योग निकालना है, ठीक है। 21 अनुपात 10 है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक 6 अनुपात 8 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 6/8 लिख सकते हैं। इसका अगर हम औंसो निकालेंगे तो 2 गुना 3 कर देंगे, और यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा इसका मौसा हो जाएगा 2, ठीक है। ये जो 2 हो जाएगा इसका मौसा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ कितना बचा, 3 बचा और 4 बचा, ठीक है। 3 और 4 बचा, यानी कि 3:4 बचा। अब जो ये बचा ना यहाँ पे 3:4, यही चीज़ यहाँ पे अनुपात में दिया है 21 10, ठीक है। ये जो बचा हुआ 3:4 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है, जब हम इस बचे हुए संख्या में अगर हम इसको गुना करते हैं, 900 को गुना करते हैं यहाँ पे 2 से, तो यही सेम संख्या आ जाती है जो संख्या मैंने पहले ली थी। अगर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि यह संख्या आ रही है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसका जो योग करना है दोनों संख्या का, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। संख्या कैसे निकालेंगे, इसका जो 900 है इससे गुना करना है, ठीक है। 21 और 11 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का 11, 11 दूनी 22, 1 23, यानी कि 231 हो जाएगा। और 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 को गुना करेंगे तो 11 से कितना हो जाएगा, 110 होगा, ठीक। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 341। इसका आंसर ए, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 341, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। क्वेश्चन नंबर 119, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P क्यू है। तो P क्यू निकालना है उस टाइम का, कि अगर 10% लाभ पे बेचता है और 4% हानि पे बेचता है तो P क्यू का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चाहे लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रहा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पास क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो बिना क्रय मूल्य के लाभ हानि नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य, और ये कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 10% पे लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी कि 10% का 110 हो जाता है, ठीक है। पीछे भी आपको समझाएं, तो 10 का कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, ठीक, बराबर पी रुपये में बेचने पर, ठीक है। उसके बाद इसको अनुपात में करना है तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी क्रय मूल्य हो जाएगा आपका गुना 4% की हानि होती है, 4% की, तो कितना हो जाएगा, 96/100 हो जाएगा, बराबर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्रय मूल्य तो कट जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 100 है, ठीक है, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, 110 और 96, ठीक है। P बराबर 110/Q बराबर 96, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, 110/96, यानी कि 110 किसका था, P का था ना, 110। ये ध्यान रखना है क्योंकि अनुपात P/Q लिखा है, ठीक है। अगर Q/P लिखता तो हम इसको ऊपर लिखते, या फिर इसको बाद में हम अनुपात को उल्टा पुल्टा मतलब कर सकते हैं, लेकिन अभी P/Q लिखा है तो इसको ध्यान में रखना है। P का कितना था, 110 और 96 था इसका। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, 110/96 है सी का। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हम इसको घटा रहे हैं तो एक ऑप्शन और आ रहा है मेरा, ठीक है। अगर 2 से घटाते हैं पहले तो 4 दूनी 8 हो जाता है, और यहाँ 8 दूनी 16 हो जाता है, एक बच गया इधर तो 16 48, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 5 दूनी 10 और एक बच जाता है 5 दूनी 10, यानी कि 55:48, ठीक है। पहला तो 110/96 आया था, अब 55:48 भी आया है, और ऑप्शन नंबर ए में ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए, ठीक है।
कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर एक साथ आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो स्वर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। आप लोग शुरू में बचपन में पढ़े होंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 प्रकार के। तो ये 5 होते हैं। तो इसमें देख, एजुकेशन में देखते हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ठीक है, यानी कि पांचों के पांचों है। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए, एक साथ आना है स्वर को। ठीक है, ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 तो हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले तो 5, तो 5 स्वर हो गया यहाँ पे। तो उससे धीरे धीरे कम जाना है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि अब इसमें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। ठीक है, 9 संख्या में तुम्हारा 5 स्वर है और 4 जो है ये है। ठीक है, संख्या है। ठीक, अब जब ये 4 संख्या है और 5 स्वर है, तो सबसे पहले स्वर को इस तरह से ये कर लें, उसके बाद इसको गुना कर ले। ठीक है, 5 स्वर है तो पांचों को मतलब एक एक कम करके मतलब लिखते जाए। अगर 5 है तो 5 के बाद 4 हो जाएगा, गुना में एक एक करके कम लिखते जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 स्वर है उसमें बोल रहा है तो 3 गुना करके, उसके बाद 2 गुना करके, 1 गुना करके। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं हम पहले। यहाँ पे क्या है, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 4 तिया 12, 120। ठीक है, 120, 120 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 स्वर का 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ 4 है। ठीक है, 4 1 5 हो गया, फिर से 5, तो फिर से 5 हो गया। तो इसको फिर से 120 से गुना कर देंगे, 120 गुना 120 बराबर है 44 से, 144। ठीक है, 144 पे डबल जीरो आ जाएगा आपका। आप लोग देख पा रहे हैं, बी सही आंसर है। ठीक है, 144 पे डबल जीरो, बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।